एवरीवन, सभी को नमस्कार है, सभी को वेलकम है। आज हम एटॉमिक फिजिक्स का अपना अगला मॉडल पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमने सबसे पहले एटॉमिक फिजिक्स में सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी समझा। फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद हमने मॉडल समझा, डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स क्या होते हैं, हमें मॉडल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। फिर उसके बाद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ा। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बाद हम मॉडल्स पे आए। मॉडल में सबसे पहले हमने पूरा प्लम पुडिंग मॉडल या फिर थॉमसन मॉडल कहते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा। फिर उसके बाद उसकी वो स्टेबिलिटी जो काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाया। देन आफ्टर दैट उसकी कुछ फेलियर रही, जिसमें वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं बता पाया, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम नहीं बता पाया, लाइन स्पेक्ट्रा नहीं बता पाया। तो फिर उसके बाद बोर एटॉमिक मॉडल है। बोर एटॉमिक मॉडल भी हमारी काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाए, बट वो भी सभी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। सबसे पहली तो प्रॉब्लम ये थी कि जब हम जो लाइन स्पेक्ट्रा आ रही थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में, अगर हम उसको मैग्नीफाइड टेलीस्कोप से देख रहे थे तो एक लाइन के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट लाइंस उसके आसपास 2 और 3 लाइन और थी। तो इस चीज़ को बोर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। जीमैन इफेक्ट भी नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था, स्टार्क इफेक्ट भी नहीं कर पा रहा था। जैसे कोई एटम्स को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो जीमैन इफेक्ट लाइन स्पेक्ट्रा हो जाता है। स्टार्क इफेक्ट जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो ये फिनोमेना को भी हमारा बोर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी कि जो एक लाइन के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही थी उसको बोर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। देन इसके बाद हमारे पास अगला मॉडल आया जिसको हमने नाम दिया समरफील्ड एटॉमिक मॉडल। इसको हम रिलेटिविस्टिक करेक्शन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं, रिलेटिविस्टिक करेक्शन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल भी बोलते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि बोर समरफील्ड एटॉमिक मॉडल बोज इज़ द एक्सटेंशन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। मीन्स हम बोल सकते हैं कि समरफील्ड एटॉमिक मॉडल है वो एक प्रकार से एक्सटेंशन है किसका, बोर एटॉमिक मॉडल का। इन विच इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में, ना कि ओनली सर्कुलर ऑर्बिट्स। मीन्स समरफील्ड एटॉमिक मॉडल हम कह सकते हैं एक्सटेंशन है किसका, बोर एटॉमिक मॉडल का, जिसमें बोर एटॉमिक मॉडल ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करे सर्कुलर ऑर्बिट में। समरफील्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में ना होके इलिप्टिकल ऑर्बिट में भी हो सकते हैं इंस्टीड ऑफ ओनली सर्कुलर ऑर्बिट्स। और इसमें मास कांस्टेंट लिया था, बट समरफील्ड ने मास कांस्टेंट ना लेके एक्चुअल में रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स को इंक्लूड करा। इसने रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स को इंक्लूड करा एंड इट वाज प्रपोज्ड बाय अर्नोल्ड समरफील्ड 1916 में प्रपोज किया। अब सबसे पहला की पॉइंट, हमें समरफील्ड मॉडल की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमारी कहाँ प्रॉब्लम थी, कहाँ बोर एटॉमिक मॉडल में प्रॉब्लम में आ रही थी, कहाँ लिमिटेशन थी जिससे हमें न्यू मॉडल की रिक्वायरमेंट हुई। हम बोल सकते हैं बोर मॉडल एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सक्सेसफुली। बोर मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाया, बट उसकी भी कुछ लिमिटेशन थी। और वो लिमिटेशन क्या थी उन सबको हम समझते हैं। लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। मैं बताया ना, जैसे एक हमारे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एक लाइन हमें दिख रही थी, बट अगर हम मैग्नीफाइड टेलीस्कोप से देखें तो एक लाइन के करस्पॉन्डिंग आसपास उसके 2 और 3 लाइन और फाइंड हो रही थी। तो ये बोर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। कुड नॉट एक्सप्लेन फाइन स्पेक्ट्रा ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, कुड नॉट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ये स्प्लिटिंग क्यों हो रही है ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। बोर एटॉमिक मॉडल ने इग्नोर करा रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स को और इसने एज्यूम करा ओनली सर्कुलर ऑर्बिट्स। जो बोर की पोस्टुलेट से उसमें ऑर्बिट्स को उन्हें सर्कुलर ऑर्बिट्स ही एज्यूम करा। कुड नॉट एक्सप्लेन जीमैन इफेक्ट कम्प्लीटली, और ये जीमैन इफेक्ट को कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। स्टार्क इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हेयर समरफील्ड ने क्या करा, मॉडिफाइड करा बोर थ्योरी को ही। और इसका फिजिकल मीनिंग और समझे हम अच्छे से तो इलेक्ट्रॉन डज नॉट ऑलवेज मूव इन परफेक्ट सर्कल। मीन्स इलेक्ट्रॉन हमेशा परफेक्ट सर्कल में मूव नहीं करता। इट कैन मूव इन डिफरेंट इलिप्टिकल पाथ हैविंग डिफरेंट इसेंट्रिसिटीज़, जिसमें डिफरेंट इसेंट्रिसिटीज़ हो सकती है। डिफरेंट शेप ऑफ ऑर्बिट मीन्स जिस टाइप का शेप होगा ऑर्बिट का उसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंट एंगुलर मोमेंटम होगा। मीन्स अगर तुम्हारा
इलिप्टिकल का इसेंट्रिसिटी डिफरेंट होगी तो तुम्हारा शेप भी डिफरेंट आएगा, उसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंट एंगुलर मोमेंटम भी आएंगे। देन आफ्टर दैट हम समझते हैं समरफील्ड एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। समरफील्ड के एक्सपेरिमेंट क्या थे और ऑब्जर्वेशन क्या थी। सो समरफील्ड एनालाइज वेरी हाई रेजोल्यूशन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन। समरफील्ड ने एनालाइज करा हाई रेजोल्यूशन, वेरी हाई रेजोल्यूशन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन, जिसमें समरफील्ड ने एनालाइज करा वेरी हाई रेजोल्यूशन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस। और उसके बाद ऑब्जर्वेशन क्या देखा, इंस्टीड ऑफ अ सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन, मीन्स मैं जो अभी बताया ना कि सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन मैनी क्लोज्ड स्पेस्ड स्पेक्ट्रल लाइंस अपीयर्ड। मीन जैसे बोर एटॉमिक मॉडल ने बताया कि एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन, बट जब उसने वेरी हाई रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप से देखा तो उसने पाया कि इंस्टीड ऑफ सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन मैनी क्लोज स्पेस लाइंस आर ऑल्सो प्रेजेंट, बट वाई दिस गोइंग टू बी प्रेजेंट ये एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल नहीं होता। इंस्टीड ऑफ अ सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन मैनी क्लोज स्पेक्ट्रल लाइंस अपीयर, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, इस फिनोमेना को हम कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फाइन स्ट्रक्चर, दिस फिनोमेना इज ऑल्सो कॉल्ड फाइन स्ट्रक्चर, और इसी को हम एच अल्फ़ा लाइन भी बोलते हैं। अब उसमें इन्हें डिफरेंट इलिप्टिकल्स ऑर्बिट लेके चले थे, जिसमें न्यूक्लियस को इन्हें किसी एक पॉइंट पे माना और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में। सो न्यूक्लियस आइज एट वन ऑफ द फोकस ऑफ इलिप्स, मीन्स न्यूक्लियस लाई कर रहा है किसी फोकस पे इलिप्स के और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द इलिप्टिकल ऑर्बिट। देन आफ्टर दैट फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ समरफील्ड मॉडल। सो फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ समरफील्ड मॉडल क्या थी। सो पोस्टुलेट फर्स्ट क्या थी, इलेक्ट्रॉन मूव्स इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में। सबसे पहले पोस्टुलेट्स उसने दिया इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन इलिप्टिकल ऑर्बिट नॉट सर्कुलर ऑर्बिट। बोर एटॉमिक मॉडल ने बताया कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे ओनली सर्कुलर ऑर्बिट, बट बोर ने समरफील्ड ने इसको मॉडिफाई करो और बोला कि इलेक्ट्रॉन्स इन प्लेस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट दे कैन ऑल्सो मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट एक स्पेशल केस कह सकते हो तुम इलिप्स का। सर्कुलर ऑर्बिट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ इलिप्स जिसमें एसेंट्रिसिटी 0 हो जाती है। सेकंड पोस्टुलेट्स उसने दिया, क्या दिया, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज है, L इज इक्वल टू NH कट, वेयर H कट इज H/2π, जिसको हम प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं। थर्ड पोस्टुलेट्स उसने क्या दिया, 2 क्वांटम नंबर आर रिक्वायर्ड। इसके लिए 2 क्वांटम नंबर रिक्वायर्ड होंगे क्योंकि इलिप्स हैज़ अ एक सेमी मेजर एक सेमी माइनर एक्सेस, सो इसलिए इसके करस्पॉन्डिंग हमें 2 क्वांटम नंबर की रिक्वायर्ड होगी, जिसको हम डिफाइन करें n इज इक्वल टू NR प्लस N5, n इज इक्वल टू NR प्लस N5, n इज इक्वल टू NR प्लस N5, जिसमें NR हम कह सकते हैं रेडियल क्वांटम नंबर हो जाएगा और N5 तुम्हारा एजिमुथल क्वांटम नंबर हो जाएगा। NR तुम्हारा रेडियल क्वांटम नंबर हो जाएगा, N5 तुम्हारा एजिमुथल क्वांटम नंबर हो जाएगा। और फोर्थ पोस्टुलेट्स की बात करें हम, सो रिलेटिविस्टिक मास करेक्शन इज इंक्लूडेड। फोर्थ पोस्टुलेट में क्या हुआ, रिलेटिविस्टिक मास करेक्शन को इंक्लूड किया गया, जिसमें m इज इक्वल टू m0 अंडर रूट 1 माइनस v²/c²। सो हम बोल सकते हैं सबसे पहले पोस्टुलेट्स इलेक्ट्रॉन मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो कि बोर एटॉमिक मॉडल ने भी बताया था। इंस्टीड ऑफ सिंगल क्वांटम नंबर दे हैव इंक्लूडेड 2 क्वांटम नंबर जिसमें NR प्लस N5। और फोर्थ पोस्टुलेट इसने मास को कांस्टेंट डाले के रिलेटिविस्टिक मास को इंक्लूड किया। और फिफ्थ पोस्टुलेट्स इसने क्या दिया, फिफ्थ पोस्टुलेट्स बोर एटॉमिक समरफील्ड ने एनर्जी डिपेंड्स स्लाइटली ऑन ऑर्बिट शेप। सो एनर्जी डिपेंड्स करती है स्लाइटली ऑन ऑर्बिट शेप पे, दिस प्रोड्यूसेस फाइन स्ट्रक्चर। और इसी दिस प्रोड्यूसेस फाइन स्ट्रक्चर, एनर्जी डिपेंड्स स्लाइटली ऑन ऑर्बिट शेप, मीन्स एनर्जी डिपेंड करती है स्लाइटली ऑन ऑर्बिट के शेप पे, इसी के कारण फाइन स्ट्रक्चर आ रहा है। अब इसके बाद अगर हम इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन की बात करें, मैथमेटिकल डेरिवेशन
जिसमें हम यहाँ न्यूक्लियस को माना और यहाँ इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। फॉर कोलम्बिक फोर्स F इज इक्वल टू ZE स्क्वायर, F इज इक्वल टू ZE स्क्वायर अपॉन 4πε0R स्क्वायर। और सेकेंड टर्म पोटेंशियल एनर्जी UR इज इक्वल टू माइनस ZE स्क्वायर अपॉन 4πε0R। सो हम बोल सकते हैं टोटल एनर्जी हमारी एक तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर, एंड पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, माइनस ZE स्क्वायर अपॉन 4πε0। सो टोटल एनर्जी हाफ mv स्क्वायर माइनस ZE स्क्वायर अपॉन 4πε0R। देन आफ्टर दैट वी आर अप्लाइंग एक्शन क्वांटाइजेशन, जिसमें इंटीग्रल PR रेडियल क्वांटम नंबर को इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रल PR dr इज इक्वल टू NR h कट, एंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को इंटीग्रल कर रहे हैं P फाई D फाई इज इक्वल टू N फाई H, जिसमें हम टोटल क्वांटम नंबर को डिफाइन करते हैं N इज इक्वल टू NR प्लस N फाई, जिसमें NR हमारा रेडियल क्वांटम नंबर है और N फाई एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है। सो NR प्लस N फाई रेडियल प्लस एजीम्यूथल, जो कि टोटल क्वांटम नंबर के बराबर होगा। टोटल क्वांटम नंबर N इज इक्वल टू NR रेडियल क्वांटम नंबर प्लस N फाई एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ये हमें क्या देते हैं, दिस गिव्स एलिप्टिकल ऑर्बिट सॉल्यूशन। दिस गिव्स एलिप्टिकल ऑर्बिट सॉल्यूशन, ये हमें देता है एलिप्टिकल ऑर्बिट सॉल्यूशन। रिलेटिविस्टिक करेक्शन की बात करें, सो रिलेटिविस्टिक करेक्शन हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है, देखो न्यूक्लियस के जब नियर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास जाता है तो उसकी स्पीड बहुत लार्ज हो जाती है, इसलिए हम v इज इक्वल टू अल्फ़ा c से डिफाइन करते हैं, जिसमें अल्फ़ा क्या हो जाएगा, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। इसको अल्फ़ा को हम फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट भी डिफाइन करते हैं, जिसमें अल्फ़ा की वैल्यू 1/37। और इसको बहुत बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन असिस्टेंट प्रोफेसर, सेट वगैरह, गेट वगैरह में, काफ़ी जैम वगैरह और जस्ट वगैरह में तो स्पेशली 2-3 बार पूछ लिया गया है। सो अल्फ़ा जो फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट की वैल्यू, जो कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/37। सो एट हाई वेलोसिटी क्लासिकल मैकेनिक्स बिकम इनएक्यूरेट, मीन्स हाई वेलोसिटी पे क्लासिकल मैकेनिक्स क्या हो जाती है, इनएक्यूरेट हो जाती है। देन आफ्टर दैट वी अप्लाई रिलेटिविस्टिक मीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें आइंस्टीन का हम रिलेशन m इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और इसी में अगर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज़ करेंगे, सो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस x/2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल डैश डैश डैश। सो देन आफ्टर दैट हम डिफाइन कर सकते हैं m इज इक्वल टू m नॉट 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर। m इज इक्वल टू m नॉट 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर, जिसमें हमारे पास रिलेटिविस्टिक एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी को हम डिफाइन करेंगे। रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट मास। एक्चुअल में हमारी टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं टोटल एनर्जी mc स्क्वायर माइनस रेस्ट मास एनर्जी m नॉट c स्क्वायर। और इसी को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो हमारी काइनेटिक एनर्जी निकल के आती है हाफ mv स्क्वायर प्लस 3/8 mv की पावर 4 अपॉन c स्क्वायर प्लस डेट, जिसमें सेकेंड टर्म को हम डिफाइन करते हैं करेक्शन टर्म। सेकेंड टर्म इज अवर करेक्शन टर्म, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिविस्टिक करेक्शन टर्म ऑफ अ काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा टी इज इक्वल टू 3/8 mv की पावर 4 अपॉन c स्क्वायर। देन आफ्टर दैट अब हमारी रिलेटिविस्टिक करेक्शन एनर्जी टर्म जो कि अब आ रही है, पहले हमारी बोर एटॉमिक मॉडल में एनर्जी की टर्म क्या थी, -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किस में थी, बोर एटॉमिक मॉडल में।
बोर एटॉमिक मॉडल में। और समरफील्ड मॉडल में हमारी रिलेटिविस्टिक करेक्शन एनर्जी टर्म निकल के आई, जिसको हमने डिफाइन करा -13.6 अपॉन एन स्क्वायर, दैट इज़ 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, दैट इज़ एन अपॉन जे प्लस हाफ -3/4। सो इतने बड़ी टर्म को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक बार लिख लो, जैसे कई बार पूछ लें तो एक आइडिया पता हो कि ये एक मिनट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n⁴ होती है, जिसमें अल्फ़ा की वैल्यू को हम कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, जो मैं बताया कि कई बार बहुत एग्जामिनेशन में ये वैल्यू पूछ रखी है। फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, 1/1/37। सो फाइन स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशन। सो विदाउट करेक्शन हमारी जो एनर्जी भी की टर्म आ रही, जो कि बोर एटॉमिक मॉडल में आ रही थी, बोर एटॉमिक मॉडल में -13.6 एन स्क्वायर। सो ऑल सब लेवल्स हैव अ सेम एनर्जी, मीन्स सभी सब लेवल्स में सेम एनर्जी की। बट आफ्टर द करेक्शन, हमने करेक्शन करा, करेक्शन करने के बाद हमने देखा एनर्जी लेवल्स क्या हो जाती हैं, स्प्लिट हो जाती है ड्यू टू शेप ऑफ अ एलिप्स, ड्यू टू स्मॉल चेंज इन शेप में थोड़ा सा भी चेंज होता है तो उसका लेवल शिफ्ट स्प्लिट हो जाती है, जिसमें n=2, जैसे एक लेवल है, अगर इसको थोड़ा सा भी शेप चेंज होगा तो ये शेप चेंज होने से एनर्जी लेवल्स क्या हो जाएंगी, स्प्लिट हो जाएंगे। दिस स्प्लिटिंग इज कॉल्ड फाइन स्ट्रक्चर। इसी स्प्लिटिंग को कहते हैं हम फाइन स्ट्रक्चर, फाइन स्ट्रक्चर। सो आई होप कि बेसिक आइडिया यही था कि हमारे बोर एटॉमिक मॉडल में क्या था कि एक स्पेक्ट्रल लाइन अकेली दिख रही थी। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी के लेवल में, तो हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दिख रहा था, उसमें एक लाइन के करस्पॉन्डिंग एक लाइन दिख रही थी। बट हमने जब हाई रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप से देखा तब हमने पाया कि एक स्पेक्ट्रल लाइन के करस्पॉन्डिंग और भी लाइन क्लोजली स्पेस्ड है। बट ये हमारे बोर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। इसको एक्सप्लेन करने के लिए समरफील्ड ने एक न्यू मॉडल दिया, जिसमें उनने बताया है कि मतलब कह सकते हैं कि बोर एटॉमिक मॉडल का एक्सटेंशन है, जिसमें उन्होंने बताया कि तुम सर्कुलर ऑर्बिट ना लेके इलिप्टिकल ऑर्बिट लो, और इसके बाद इसमें सिंगल क्वांटम नंबर ना होकर दो क्वांटम नंबर, एक रेडियल क्वांटम नंबर होगा और एक एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होगा। और जो अगर किसी भी ऑर्बिट का थोड़ा सा भी शेप चेंज होता है तो उससे क्या होता है कि एनर्जी लेवल्स स्प्लिट हो जाते हैं। और इसमें मास को तुम कांस्टेंट ना मान के रिलेटिविस्टिक मास का यूज़ करा इसने। और जैसे कि हमें पता है कि जब मास जब न्यूक्लियस के पास आता है तो उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है, इसलिए स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है, इसलिए यहाँ रिलेटिविस्टिक करेक्शन टर्म हम लेके आते हैं। और जब हम टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हमारे पास टोटल एनर्जी एक तो बोर एटॉमिक मॉडल एनर्जी प्लस रिलेटिविस्टिक करेक्शन एनर्जी टर्म, दोनों टर्म हमारे पास निकल के आती है, दोनों टर्म हमारे पास निकल के आती हैं। फिर हमने जब इसको ड्रॉ करके देखा तो हमारी जो प्रॉब्लम थी, जो एनर्जी सब लेवल्स स्प्लिट हो जा रही थी, एक लेवल के एक स्पेक्ट्रल लाइन के करस्पॉन्डिंग बहुत सारी लाइंस आ रही थी, वो इससे हम एक्सप्लेन कर पा रहे थे। और दिस स्प्लिटिंग को ही हम कहते हैं, दिस स्प्लिटिंग इज कॉल्ड फाइन स्ट्रक्चर। सो ये एक हमारा ओवरव्यू पिक्चर थी। अगर इसके इंपॉर्टेंस की बात करें, इंपॉर्टेंस ऑफ समरफील्ड मॉडल, सो फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सटेंशन ऑफ बोर थ्योरी, ये फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सटेंशन था किसका, बोर थ्योरी का। इंट्रोड्यूस इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, इसने इंट्रोड्यूस करी इलिप्टिकल ऑर्बिट्स को। एक्सप्लेन्ड फाइन स्ट्रक्चर। इंट्रोड्यूस रिलेटिविस्टिक करेक्शन, इंट्रोड्यूस की किसको, रिलेटिविस्टिक करेक्शन को। इंट्रोड्यूस एडिशनल क्वांटम नंबर, इंट्रोड्यूस करा एडिशनल क्वांटम नंबर को। लेड टूवर्ड्स क्वांटम मैकेनिक्स, और लेड करे किस, टूवर्ड्स क्वांटम मैकेनिक्स। देन आफ्टर दैट सक्सेस की बात करें, सक्सेस की बात करें सो एक्सप्लेन हाइड्रोजन फाइन स्ट्रक्चर। सबसे पहले ये एक्सप्लेन कर पाए हाइड्रोजन का फाइन स्ट्रक्चर को। इंक्लूड रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स को, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स को इंक्लूड करा। एक्सप्लेन स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिटिंग बेटर देन बोर मॉडल, जो स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिटिंग हो रही थी वो बोर मॉडल की कंपैरिजन और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। इंट्रोड्यूस करा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को। इम्प्रूवमेंट एग्रीमेंट विद एक्सपेरिमेंट्स, और ये इम्प्रूवमेंट एग्री करा था विद एक्सपेरिमेंट के साथ। और इसने एक्सप्लेन करा एलिप्टिकल ऑर्बिट कॉन्सेप्ट को भी। नाउ
जैसा मैंने कहा हर एक मॉडल कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाता है, बट सभी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो इसकी फेलियर्स क्या रही? फेल्ड फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, ये फेल्ड हो जाता है मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए। कुड नॉट एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन स्पिन, इलेक्ट्रॉन की स्पिन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कुड नॉट एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट कम्प्लीटली, स्टार्क इफेक्ट को भी कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कुड नॉट एक्सप्लेन जीमन इफेक्ट फुली, जीमन इफेक्ट को भी फुली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एज्यूम डेफिनेट इलेक्ट्रॉन ट्रेजेक्ट्रीज, और इलेक्ट्रॉन ट्रेजेक्ट्री को ये इसने डेफिनेट मान के चला, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को, कॉन्ट्राडिक्स हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। रिप्लेस्ड लेटर बाय क्वांटम मैकेनिक्स, और इन सब फेलियर को रिप्लेस करेंगे हम क्वांटम मॉडल्स की मदद से। अब नाउ हम कंपेयर कर सकते हैं हमारे बोर मॉडल एंड समरफील्ड मॉडल को, जिससे एक हमारे पास एक पिक्चर हमारे दिमाग में क्लियर बन जाएगी। सो बोर एटॉमिक मॉडल एंड समरफील्ड मॉडल, इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास फीचर हम देखेंगे इस तरफ बोर एटॉमिक मॉडल और इस तरफ समरफील्ड मॉडल। तो सबसे पहले हमने देखा ऑर्बिट की बात करें तो बोर में तो सर्कुलर ली थी, समरफील्ड ने इलिप्टिकल ली थी। क्वांटम नंबर इसने बोर ने सिंगल एन अकेले लिया था, समरफील्ड ने 2 लिए, रेडियल एंड एजिमुथल। रिलेटिविटी बोर ने यूज़ ही नहीं करी, समरफील्ड ने यूज़ करी। फाइन स्ट्रक्चर बोर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, समरफील्ड ने एक्सप्लेन करा। एक्यूरेसी की बात करें तो बोर एटॉमिक मॉडल मॉडरेट है और समरफील्ड मॉडल बेटर है एज़ कम्पेयर टू बोर एटॉमिक मॉडल। सो फाइनल कंक्लूजन की हम बात करें, सो समरफील्ड एटॉमिक मॉडल इज़ एन इम्पोर्टेंट इम्प्रूवमेंट ओवर बोर मॉडल। सो हम बोल सकते हैं समरफील्ड एटॉमिक मॉडल इम्पोर्टेंट इम्प्रूवमेंट है ओवर बोर मॉडल। इट्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वॉज, इसकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या थी? वॉज एक्सप्लेनिंग द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन। ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या रही कि एक्सप्लेन कर पाया फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन थ्रू इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, इलिप्टिकल ऑर्बिट की वजह से एडिशनल क्वांटम नंबर्स, रिलेटिविस्टिक करेक्शन। सो समरफील्ड एटॉमिक मॉडल इज़ एन इम्पोर्टेंट इम्प्रूवमेंट ओवर बोर मॉडल, और इसकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या रही? वॉज एक्सप्लेनिंग फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन थ्रू इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, एडिशनल क्वांटम नंबर एंड रिलेटिविस्टिक करेक्शन। एंड दिस मॉडल बिकम ब्रिज, ये मॉडल एक प्रकार से ब्रिज का काम कर रहा है बिटवीन बोर थ्योरी एंड मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स। सो हम बोल सकते हैं कि ये मॉडल एक प्रकार से ब्रिज का काम कर रहा है बिटवीन बोर थ्योरी एंड मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स। एंड बोर मॉडल, सबसे पहले हमने बोर मॉडल पढ़ा, फिर समरफील्ड मॉडल पढ़ा, अब इसके बाद हम क्वांटम मैकेनिक्स का तरफ हम अक्सर हो सकते हैं, जिसमें अब हमारे पास क्वांटम मॉडल डिफरेंट करस्पॉन्डिंग हमारे पास आएंगे। तो आई होप कि दिमाग में एक ओवरऑल पिक्चर बन गई होगी। जैसे हमने सबसे पहले थॉमसन मॉडल पढ़ा, फिर इसके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा, फिर इसके बाद बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ा, देन इसके बाद हमने समरफील्ड मॉडल पढ़ा। तो बोर एटॉमिक मॉडल में हमारे पास प्रॉब्लम ये आ रही थी कि फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, स्पेक्ट्रल स्प्लिटिंग और स्पेक्ट्रल लाइंस को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो इन सब खामियों को देखते हुए समरफील्ड ने एक न्यू मॉडल दिया, जिसमें हम कह सकते हैं बोर मॉडल का एक्सटेंशन वर्जन है, जिसमें बोर ने जो ऑर्बिट्स उसको सर्कुलर माना था, समरफील्ड ने ऑर्बिट को सर्कुलर न मार के इलिप्टिकल माना, और उसने बोला कि मास को कांस्टेंट ना लेके रिलेटिविस्टिक मास को लेना होगा, और इसने सिंगल क्वांटम नंबर ना इंट्रोड्यूस करके 2 क्वांटम नंबर लिए, रेडियल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर। और इसने बताया कि और तुम्हारा शेप थोड़ा भी चेंज हो जाता है तो उसके एनर्जी लेवल्स स्प्लिट हो जाते हैं, इसी के कारण हमें स्पेक्ट्रल लाइंस दिख रही होती है। और इसने फाइन स्ट्रक्चर को काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर पाया, और बट इसके साथ प्रॉब्लम ये रही कि ये भी हमारी सभी चीज़ों को एक्सप्लेन कर, जैसा जीमन इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाया, स्टार्क इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अगर हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम ले लेते हैं तो ये मॉडल भी फेल हो जाता है। सो आई होप कि एक ओवरऑल पिक्चर समरफील्ड मॉडल की बन चुकी होगी, एक रफ आइडिया कि हमें समरफील्ड मॉडल की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम
हमारा बोर एटॉमिक मॉडल कहाँ फेल हो रहा था, इसलिए हमें समरफील्ड मॉडल की ज़रूरत पड़ी। एक ओवरऑल पिक्चर दिमाग में बन गई होगी। और जहाँ कहीं भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में डाउट्स लिखें, मैं डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा और आपके हर एक क्वेश्चन की आंसर करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, और जहाँ अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके और उनको भी अपनी प्रिपरेशन में, रिवीजन करने में बेटर क्वालिटी ऑफ कंटेंट मिल सके। और मैंने काफ़ी लेक्चर ऑलरेडी इंटरव्यू से रिलेटेड बना रखे, एक पूरा का पूरा एक लेक्चर जिसमें लेके आने वाला हूँ, जिसमें सभी टाइप के मॉडल को इंटरव्यू से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको एक ही लेक्चर या एक या दो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और जहाँ कहीं भी मुझे लगेगा कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रिक्वायर्ड है, मैं उसके लिए पर्टिकुलर लेक्चर बना दूंगा। सो आई होप कि लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने सभी कॉलेज ग्रुपों में, सभी दोस्तों के साथ, सभी फिजिक्स डिस्कशन ग्रुप में, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।